दो महत्वपूर्ण स्टेट के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में। तो जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव में सिविल सोसाइटी की एक भूमिका रही थी, जो प्रोग्रेसिव संगठन जो है, जिसे पुरोगामी संगठन हम महाराष्ट्र में कहते हैं, तो जिस तरह की भूमिका कर्नाटक में हुई थी, तो इस तरह की भूमिका महाराष्ट्र में भी क्या ये सिविल सोसाइटी की होने वाली है? क्या वो सोचते हैं इस संदर्भ में, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर, आपने पिछले चुनाव में भी बहुत स्टिक स्टैंड लिया था और आपने कहा था कि ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है लोकसभा का, और इवन आपने वीबीए के संदर्भ में भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया था। ये जो चुनाव 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का होने वाला है, तो सिविल सोसाइटी को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में भी सिविल सोसाइटी की भूमिका अहम होने वाली है और जो मौजूदा सत्ता है उसे दूर करना है? हमारे भारत में जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब से अलग अलग सरकारें आई। केवल कांग्रेस की सरकार नहीं आई, लेकिन किसी भी सरकार ने जो हमारे मूल्य है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हमने जिसको अधोरेखित किया है, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस, इसके खिलाफ या इससे डेविएट होने वाला कोई कदम नहीं उठाया। ओके। एक कदम उठाया गया था इंदिरा गांधी की ओर से 25 जून 1975 को, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं। उस समय में भी मैं केवल विद्यार्थी था। जयप्रकाश नारायण का हमारा संगठन था तरुण शांति सेना, राइट। और पहले ही दिन में जैसे ही हमको पता चला 26 को, हमने पोस्टर्स लगाए और जेल में गए थे। 10 माह जेल में गुजारे थे। अच्छा। तब लोकतंत्र बचाने का सवाल था। हाँ, हाँ। मेरा संगठन जो तरुण शांति सेना था वो एक अराजकीय संगठन था। हम पॉलिटिक्स में कभी हिस्सा नहीं लेते थे। राइट। लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर हुए इमरजेंसी जाने के बाद, उस चुनाव में मैंने दोनों चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ओके। लोकसभा का चुनाव और बाद में होना विधानसभा का चुनाव 1977-78, और उसके बाद में नगर परिषद के चुनाव। ये तीनों चुनाव नई नई बनी जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसका हमने जम के प्रचार किया था। ओके। और विदर्भ में दूसरे कोई पार्टीज नहीं थी। हाँ। एक था जनसंघ जो आरएसएस वाला जनसंघ था, दूसरा था जामुनराव जी की पार्टी। हाँ। यहाँ समाजवादी तो कोई फॉरवर्ड थे नहीं। इसके बावजूद इन दो लोगों के साथ में मिलकर सभी सिविल सोसाइटीज के लोग, जितने भी विदर्भ में अलग अलग ढंग की संगठनाएं काम करती थी, हाँ। महाराष्ट्र में अलग अलग ढंग की संगठनाएं काम करती थी। जैसे कि अभी युक्रांत था कुमार हाँ, सप्तर्षि का, यस, हाँ। फिर बीजेपी के यूथ विंग थे। पूरे महाराष्ट्र में जो यूथ विंग थी और सभी की सभी सिविल सोसाइटीज थे, उन सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी और हमने लोकतंत्र बचाने का काम किया था, ऐसा हमको लगता है। ये प्रयोग आपने उस समय पहले किया था किया था। और अभी फिर से कर रहे हैं? हाँ जी, अभी ये समय आ गया। अच्छा। जब हम देख रहे 2014 के बाद में जिस ढंग की सरकार हमारे देश में आई है, पहली बार ये महसूस है, लोगों को उठा उठा कर जेल में डालते हैं, ईडी का डर बता कर रखा है। और इतना ही नहीं, तो मैं हमेशा जब भी दिल्ली में पत्रकारों से बात करता था तो मैं बड़े गर्व से कहता था कि महाराष्ट्र में ये संभव नहीं, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स एकदम अलग है, बहुत ही अच्छा पॉलिटिक्स। लेकिन अभी इतनी गर्दन नीचे हो गई कि सबसे गंदा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र का तय हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस ढंग से दो पार्टीज को तोड़ा गया, उसका डिफेक्शन करवाया गया, राइट। पार्टीज दूसरों को बहाल की गई, और जिस ढंग से सरकार यहाँ की बनी है, खोखे सरकार जिसको हम कहते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में गद्दारी है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मड़ोड़ किया है। कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है, लोकतंत्र भी डेंजर में है, उसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए जैसा 2024 के लोकसभा इलेक्शन के समय में कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी सिविल सोसाइटीज ने भारत भर के इसमें हिस्सा लिया था, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी ये हिस्सा है। अभी ये समय है यहाँ भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस ढंग से सरकार बदली है, जिस ढंग की सरकार अभी काम कर रही है, ये असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नियम, कोई भी हमारे डिफेक्शन लॉ जो है उसके भी नियम अमल में नहीं लाए गए हैं। इसमें कोर्ट का भी साथ मिला है। हाँ। इसमें जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जिसे हम चुनाव संगठन कहते हैं, आपने कोर्ट का साथ मिला ऐसा कहा? जी, बहुत ज्यादा संगीन आरोप है ये। जी, बहुत ही संगीन आरोप मैं कर रहा हूँ। हाँ। उसका कारण एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक मित्र है जो मंत्रिमंडल में था, जो गुवाहाटी गया था। अच्छा। आने के बाद में उसने मेरे साथ बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि मानव सर, अभी कोई लोकतंत्र बचा नहीं है, या हुकुम तंत्र है। हम गए थे गुवाहाटी। गुवाहाटी जाने के बाद में हमारे सबके फोन निकाल लिए थे, रात दिन हम पर पहरे थे, और हमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से कहा जाता था कि आपकी सरकार बनेगी और 2.5 साल चलेगी। तो मैंने बोला 2.5 साल कैसी चलेगी?
आप लोग गए थे 6-7 लोगों को ईडी का डर था इसलिए गए थे। नहीं सर, बोले 6-7 लोगों का नहीं है, पूरे 40 लोगों के पूरे डोजियर्स तैयार, उनके कागज तैयार। अच्छा। ईडी में जाओ, नहीं तो हमारे साथ आओ। ऐसा मत समझो आप कि केवल 5-7 लोगों का है। आप पत्रकार लोग चर्चा करते हो 5-7 लोगों की, लेकिन सबकी स्थिति ये है। बोला ठीक है ना, लेकिन देश में कानून है। हाँ, अभी उपाध्यक्ष कुछ निर्णय लेंगे डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। राइट। बोले नहीं, बोले हमको पहले ही कहा गया है कि सब कोर्ट के साथ में एडजस्टमेंट हो चुका है। अच्छा। बोला ऐसा कैसा हार्ड कोर्ट निर्णय देगा। और कुछ ही दिनों में निर्णय आया, उपाध्यक्ष को समय बढ़ा कर दिया, हाँ, तब तक आपको काफी निर्णय बार। नहीं देना है। राइट। अब अगर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है कि ये इन दिनों तक उपाध्यक्ष को निर्णय नहीं लेना है, राइट। तो नेचुरली और किसी ने निर्णय नहीं लेना चाहिए था। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ के गवर्नर ने उसके पहले ही निर्णय ले लिया, शिंदे जी को बुलाया, हाँ। उनको शपथ दिलाई। फिर सवाल आया सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने उनसे तभी पूछा था हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट है ना। बोले सर वो भी देखिए, बोले 2.5 साल तो चलने वाली है सरकार, और सुप्रीम कोर्ट का तारीख सुंदर पे निर्णय तारीख, आया। तारीख पे तारीख। नहीं, तारीख पे तारीख नहीं, केवल निर्णय आया ना। अच्छा। लेकिन कितना सुंदर निर्णय आया हाँ। कि राज्यपाल ने जो निर्णय लिया हम्म। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हाँ। जो सरकार बनाई गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अभी तक शुरू है। चालू है। यानी ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल, बट हाँ। पेशेंट डाइड। और इसी ढंग का निर्णय आने वाला था, ये मुझे पहले से मालूम था। ओके। क्योंकि सीजेआई ने इतना ही देखा कि इतिहास में मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये परमानेंट नियम बनता हाँ, है, बिल्कुल। उसमें अपना नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको जो चाहिए उनकी सहूलत भी देखो, अपना भी नाम बदनाम ना हो, और इनको 2.5 साल की सरकार चाहिए तो बनने दो। दूसरा क्या बोल सकते हैं। तो मेरा ये एक मित्र, ये सारी बातें, मतलब दबाव की आप बात कर रहे हैं, चाहे ईडी का दबाव हो, सीबीआई का हो, या सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, तो ये सारा दबाव क्यों बन रहा है और कौन इस तरह से इसके पीछे है? सीधी सी बात है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पीछे है। जो लोग चला रहे, 2 लोगों की सरकार हम बोलते हैं हमेशा, ये 2 लोगों की सरकार इस ढंग का दबाव डालती है। और प्रशांत भूषण जैसा सुप्रीम कोर्ट का वकील, एक निडर वकील, हाँ। उन्होंने कहा है कि सभी के सभी हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस के डोजियर्स तैयार है। वो अगर किसी जज की खुद की कोई गलती ना हो, तो उनके बेटों की, उनके बीबियों की, उनके रिश्तेदारों के डोजियर्स तैयार होते हैं। और आप सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आपके बेटी को अंदर डाला जाएगा, आपके जवाई को अंदर डाला जाएगा, इस ढंग का डर बताया जाता है। और उस प्रेशर के अंदर सभी जजेस। ओके। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ये बात कही, यूट्यूब पर आज भी वो उपलब्ध है। और ये बात कहने के बाद में सीधी सी बात है, कोई जज उनको बुला सकता था, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया उनको। इसका मतलब सही है ये बात, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो इस ढंग का डर हमारे देश में है। ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार बनी है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर जन जागरण करने का तय किया है। ओके। उसके लिए हमने नाम क्या दिया, संविधान बचाओ महाराष्ट्र बचाओ। और इस अभियान के अंतर्गत सभी जो पुरोगामी सामाजिक संगठन है, प्रोग्रेसिव संगठनाएं हैं, वे सब लोग साथ में आए और पूरा जम के प्रचार करें। जिन लोगों का संविधान पर विश्वास है, जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसा आश्वासन जिन्होंने दिया है, ऐसे इंडिया आघाड़ी को चुनकर लाए। जैसा हमने लोकसभा के समय में ये प्रचार किया, उस ढंग का प्रचार हम इस समय भी करेंगे।